अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एयू कैफेक्स। आज दोबारा एक वीडियो के साथ आए हैं और एक अच्छी स्ट्रेटेजिकल वीडियो। नॉर्मली इसके ऊपर बात होती है कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वाकई कोई स्ट्रेटेजी भी है, तो बिल्कुल इसकी अपनी कोई खास किस्म की अंडरस्टैंडिंग्स हैं और इस पे भी काम किया जाता है। और अगर आप मुख्तलिफ अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो आपको जो भी थ्योरी जो आपकी सबसे फेवरेट हो उस पे काम करते हुए अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो इससे मजीद ज्यादा बेहतरी आ सकती है। और ऑर्डर ब्लॉक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले, एक तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आराम से और गौर से समझिएगा क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत सारी चीजों को डिटेल करूंगा। और प्लस ये भी कीजिएगा कि प्लीज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और काइंडली जो है साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं? सबसे पहले इनके अंदर इनकी अपनी एक पर्सनल लैंग्वेज होती है। मोस्टली लोग इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं वो फेसबुक वगैरह पे या ट्विटर पे देखते हैं, तो उनको समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ है और वो बोलते हैं हमें नहीं समझ आती है किस तरह की लैंग्वेज में बात की जाती है। तो हर थ्योरी की अपनी एक पर्सनल लैंग्वेज होती है जिसके ऊपर सारी बातचीत हो रही है। तो इसकी जो एब्रीविएशन है और उसकी अंडरस्टैंडिंग्स को पहले समझ लेते हैं, छोटा सा एक पार्ट है, उसके बाद फिर हम आगे मजीद स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक्स ओबी जो हम शो कर रहे हैं उसका मतलब ऑर्डर ब्लॉक्स है। और साथ साथ मैं आपको डिस्कस करके बताता जाता हूं कि अगर कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं तो उसको फिर हम बी यू यानी कि बी और यूज का शॉर्ट फॉर्म में लेके ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा वो डेफिनेटली मार्केट में इस तरह से नीचे प्लेस किया जाएगा। इसका एक खास एरिया होगा जिसको हम एक एरिया को कहेंगे एंट्री, ठीक है, और जो उसके पीछे ही साथ में यानी कि जो एक पूरा स्क्वायर बॉक्स बनाया जाता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली। उसका अपर पार्ट जो होता है एंट्री और जो लोअर पार्ट होता है वो होता है स्टॉप लॉस के लिए, उसको सेट किया जाता है। और इसके दरमियान एक खास किस्म का रेशियो होता है नंबर ऑफ पिप्स का, ठीक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को और आगे जहां तक आप अपना टीपी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें और उसको आप शो करें टीपी, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। मगर ऑर्डर ब्लॉक के कुछ रूल्स हैं। अगर हम इसको रूल से हटके बनाएं तो ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक इतना बड़ा भी हो सकता है या इससे भी बड़ा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि मार्केट में आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है। मगर अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स के रूल के मुताबिक चलें तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके हिसाब से इसके अंदर जिस तरह भी हम आगे आएंगे और मैं आपको पूरी डिटेल स्टोरी दूंगा इसकी, तो उसमें इसके ऊपर एक टॉपिक आएगा जिसमें बात हो रही होगी इसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आरआर से। तो उसके मुताबिक फिर बात आपको पता चलेगी कि इसके अंदर इसकी कितनी खास वैल्यू है और इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक्स के हिसाब से जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज होती है इम्बैलेंस। ये क्या चीज होती है इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में आईएमबी यूज किया जाता है। लिक्विडिटी वॉइड, लिक्विडिटी वॉइड के लिए एलबी को यूज किया जाता है। एक्सटेंडेड रेंज कैंडल्स ईआरसी क्या होती है? एक नॉर्मल कैंडल है, ठीक है जी, और वो यहाँ पे बन रही है और इसके बाद फिर एक और नॉर्मल कैंडल बनी, वो हैमर बन गया। इसके बाद मार्केट उठती है और एक खास किस्म का कैंडल जो होता है इन कैंडल्स के ऊपर ओवर आ जाता है और मजीद और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से मार्केट जो है वो बिहेव करती है। और ये जो इस टाइप के कैंडल्स होते हैं, ये कैंडल्स जो हैं एक्सटेंडेड रेंज कैंडल कहलाते हैं। इनको ईआरसी कहा जाता है और इनको इनका क्या बीच में कॉन्सेप्ट है उसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। और बस मेरे साथ साथ रहें और इन चीजों को समझते रहें ताकि आपको आगे परेशानी ना हो वीडियो में। एसएल तो सबको पता है, स्टॉप लॉस होता है, मार्केट मेकर एमएम। और बीएमएस, बीएमएस का भी जिक्र होगा बीच में बार बार के। मार्केट जो है खास किस्म का अगर एक इस तरह का ट्रेंड बना के नीचे कंसोलिडेट करके जब इस लेवल को ब्रेक करती है, ये वाले लेवल को ब्रेक कर जाती है, तो इसको ब्रेक करने को हम इसको ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं जिसको बीएमएस कहा जाता है, ठीक है जी। तो इसी के साथ साथ फिर इक्वल हाई। अब इक्वल हाई क्या होता है? इक्वल हाई भी इसी तरह से मार्केट एक स्ट्रक्चर के अंदर होती है, उस स्ट्रक्चर के अंदर अंदर एक खास किस्म के इक्वल हाई बनाती है, सही है, जिसको हम यानी कि दोनों के दोनों एक खास किस्म के रेजिस्टेंस पॉइंट पे लेवल पे आ रहे होते हैं। और वो जो दोनों दफा इंटैक्ट करते हैं, फर्स्ट रीटेस्ट और सेकंड रीटेस्ट, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो उसकी वजह से इसको ई क्यू एल या खाली ई क्यू भी कहा जाता है और ई क्यू एच या फिर ई क्यू एल एच भी कहा जाता है।
इक्वल हाई, इसी तरह इक्वल लो भी सेम उसी तरह ही इसको कहा जाएगा। अब आप इसमें नेक्स्ट आ जाते हैं, इक्वल हाई इक्वल लो के बाद एसएसआर, सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, एक होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक होती है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्या होती है? एक खास किस्म के अंदर कंसोलिडेशन के दरमियान आपको देखने में मिलेगा कि खास तौर पे अंदर के जो इनर पार्ट्स होंगे वो अंदर ही अंदर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी तरह इसमें आगे आएगा फ्लिप जोन का जिक्र आएगा। फ्लिप जोन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि मार्केट नॉर्मली जिस तरह ये पैटर्न्स बनाती है एम और उसके बाद ब्रेक डाउन कर जाती है, तो ये जोन बेसिकली फ्लिप हो जाता है और फ्लिप होने के बाद फिर ये यहाँ पे इस तरह से आ जाता है। क्यों? इसको इस तरह के जोन को भी फ्लिप जोन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जोन ही शिफ्ट हो गया। जो जोन मार्केट का जो ट्रेडिंग रेंज था, एक खास किस्म का रेंज है ये, इस रेंज के छोड़ के मार्केट अब नीचे फ्लिप हो गई, तो इसको फ्लिप जोन कहा जाता है, जिसको FZ के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके बाद आ जाता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, RRR। और फिर एक और चीज आती है टाइम फ्रेम मैट्रिक्स। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है TFM, और इसका जिक्र जब होता है तो टाइम फ्रेम मैट्रिक्स क्या है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं, हम अगले आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट के सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। अब हम ऑर्डर ब्लॉक्स के अंदर जब आएंगे तो हमें 4 चीजों पे डिस्कशन करनी है, जिसके ऊपर ये टोटल पूरी स्ट्रेटेजी जो है कंप्लीट हो जाती है। तो ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होंगे, फिर एक चीज है इम्बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस के बाद फिर हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है कि मिटिगेशन लेवल कैसे कहते हैं, मिटिगेशन। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास कन्फ्लुएंस क्या होता है। तो अब हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं वो क्या होते हैं और उनके रूल्स क्या हैं, उनको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स, जो कभी मैंने आपको माजी में थोड़ी देर पहले बताया कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स या बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। या तो ऑर्डर ब्लॉक जो है मार्केट के अंदर जब आप लगाओगे किसी एक खास एरिया में, तो अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ने इस जोन से इस वाले जोन तक जाना है। ठीक है, तो आपने उसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक अपना जो है क्रिएट कर लिया। अगर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने की नहीं भी जगह, तो MT4 में कुछ नहीं होता, सिर्फ आप जिस पॉइंट पे अपनी एंट्री लेना चाह रहे होते हैं, जाहिर है वहां पे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं, चाहे वो आपका बाय स्टॉप या बाय लिमिट के हिसाब से होगा। साथ में आप उसके अंदर एक SL स्टॉप लॉस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, एंड प्लस आप उसके अंदर अपना TP शो करते हैं। इन सेटिंग्स को, जो आपने जिन न्यूमेरिक्स के ऊपर इनकी सेटिंग्स रखी हुई हैं, और पेंडिंग ऑर्डर जिस तरह आपने अपना एक खास किस्म के नंबर पे रख दिया है, और साथ में आपने स्टॉप लॉस उसको रिप्रेजेंट कर दिया कि 1.85 पे हो तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इस पूरी सेटिंग को एक ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये पहली बात हो गई। उसके बाद इसी में हम पॉइंट्स को ऐड करते जाते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक मस्ट बी एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, या फिर किसी फ्लिप जोन के ऊपर। यानी ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में कहां बनाए जाते हैं, तो अब एक वेव है, इस वेव के ऊपर मैंने ऑर्डर ब्लॉक लगाना है, तो ऑर्डर ब्लॉक कहां लेगा, तो डेफिनेटली ऑर्डर ब्लॉक या तो यहां पे लेगा। ठीक है, ये लग गया। जब ये ऑर्डर ब्लॉक लगा, तो जिस पॉइंट पे आके आपने अपना TP लिया है वो एक खास किस्म का क्या है, सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। उस सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद मार्केट क्या करती है, इस एरिया से मार्केट जाहिर है नीचे जा रही है, फ्लिप कर रही है जोन को, तो इसके अंदर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है यहां पे। उसके बाद नेक्स्ट एक और ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, जो कि फिर नेक्स्ट वेव के लिए जा रहा है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ऑर्डर ब्लॉक बनाने से पहले, जब हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सवाल उठाते हैं कि अब एक मार्केट में, रनिंग मार्केट में मैंने ऑर्डर ब्लॉक कहां लेना है, तो आपको पता होना चाहिए प्रीवियस एक ऑर्डर ब्लॉक उधर हैपन हो चुका होगा। यानी कि मार्केट में एक प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक हो चुका होगा, आपने उस ऑर्डर ब्लॉक से कुछ निशानियां, जो मैं आपको भी बताऊंगा,
आपने उनको पैरामीटर्स को पूरा करना है, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक के लिए। आप नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है उसको समझ के ले सकते हैं। आपकी सारी बात यहां रोक के एक और बात बता दूं कि मार्केट में किसी खास स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करके ऑर्डर ब्लॉक नहीं जाता। ऑर्डर ब्लॉक खुद एक स्ट्रेटेजी है। मार्केट में आपको साइकिल या इससे रिलेटेड कोई ऐसी बात पता हो जो कि हायर टाइम फ्रेम, जिसको एचटीएफ कहते हैं, हायर टाइम फ्रेम के अंदर आपको मार्केट का वे बता सके कि मार्केट का वे आइदर बुलिश है या आइदर वो आपका बेरिश है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, तो ही इन बातों का फायदा है। ऑर्डर ब्लॉक मस्ट ब्रेक द मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक करना ऑर्डर ब्लॉक के लिए बहुत जरूरी है। एक मार्केट नीचे आती है, उसके बाद मार्केट अकोमोलेशन करती है, अकोमोलेशन करने के बाद नीचे स्टॉप एंट्री करती है, उसके बाद मार्केट ऊपर आके एक खास किस्म का पैटर्न बना के दोबारा वापस आती है। तो बेसिकली जो मार्केट ने यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मार्केट ने हायर लो बनाया था, उसके बाद मार्केट लोअर लो बनाया, तो डेफिनेटली इस लोअर लो को एक हायर हाई ने तोड़ा। तो जब ये ब्रेक हुआ, इस पोर्शन को हम दाव के अंदर हायर लो कहते हैं, और ऑर्डर ब्लॉक्स की स्ट्रेटेजी के अंदर इसको नाम बीएमएस के नाम से दिया जाता है, ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर। जब ये हो जाता है तो हमें एक क्लू मिल जाता है कि अब आपको एक फर्स्ट कंफर्मेशन मिल चुकी है कि मार्केट में बीएमएस हो चुका है। ठीक है, तो ये भी हम आगे अभी इसको डिस्कस करते हैं और एग्जांपल्स के साथ इस पे बात करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक मस्ट बी 3 टाइम्स रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के मुताबिक होना चाहिए। यानी कि एक ऑर्डर ब्लॉक मस्ट बी ऐसा सेट नंबर ऑफ पिक्स के अंदर कि जो इसका एसएसआर आ रहा है, यानी कि ये जो आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी एसएसआर, इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है, मिसाल के तौर पे इसकी रेंज जो है वो 10 पिप्स की रेंज है। ठीक है, 10 पिप्स की रेंज के मुताबिक इसके अंदर इसके ऊपर एक और 10 पिप्स का ब्लॉक डाल दीजिए, फिर एक और 10 पिप्स का ब्लॉक डाल दीजिए, और एक और डाल दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया टोटल 30 पिप्स। यानी कि टोटल ये जो रेंज है वो 30 पिप्स की है, और खुद एंट्री और एसएल मिला के जो रेंज बन रही है वो 10 पिप्स की है। तो इससे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो सेट होता है वो 3x के मुताबिक सेट हो जाता है। ठीक है, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे, वो अभी हम स्ट्रेटेजी पे इसको डिस्कस करते हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूं। इसके बाद आता है कि एन इम्बैलेंस मस्ट क्रिएट ऑन 2x रेशियो ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। दूसरी बात ये भी बताई जाती है कि सबसे पहले तो नंबर 1 आपने बीएमएस देखना है, ब्रेकआउट देखना है मार्केट स्ट्रक्चर का। सेकंड नंबर पे आ जाता है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक समझ लें कि वो किस तरह से होना चाहिए। जैसे वो मिसाल के तौर पे ये 1x है, ये 2x है और ये 3x है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक और पॉइंट डाल दीजिए कि जो सेकंड कंफर्मेशन होगी, एक इम्बैलेंस आपको देखने में नजर आएगा, और वो इम्बैलेंस एग्जैक्टली 2x पे आएगा, और ये मस्ट है। imbalance must create 2x ratio of order block। अब आ जाता है एक और पॉइंट जो मैंने आपको इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑर्डर ब्लॉक मस्ट बी टेकन एट ऑपोजिट ऑर्डर ब्लॉक। यानी कि एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो ऑलरेडी मार्केट में हो चुका हो, आपको चेक करना पड़ेगा मार्केट में, उसके बाद ही आपके ऑर्डर ब्लॉक की जगह बनती है, जो कि उसके बाद का ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब आप इसको थोड़ा सा इसको आसान लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि आपको पता है कि मार्केट इस तरह से उतरती है, तो जाहिर सी बात है अगर यहां पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है, तो इस जगह पे वो सिनेरियो बन रहा होगा जो आपको एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनने की इजाजत देगा मार्केट के हिसाब से। ठीक है, तो उस पे ये वाला पॉइंट आपका बखूबी उतर जाता है। अब हम आ जाते हैं इससे बाद वाली बात पे कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मस्ट बी बिलो या बेरिश मस्ट बी अबव एसएसआर। एसएसआर जो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसको मैं और इजी कर देता हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिख देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए। ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में अगर ऑर्डर ब्लॉक आप बेरिश के लिए लेना चाहते हैं, तो उसका जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, यानी कि जो उसकी एंट्री और एसएल पॉइंट होगा, वो एसएसआर से ऊपर होगा। आपने वेट करना होगा, मार्केट इस पॉइंट पे आके जरूर टच करेगी। ठीक है, और दूसरी बात कि जो अगर आप बेरिश की जगह बुलिश पे आ रहे हैं, तो बुलिश का भी ऑर्डर ब्लॉक यहां से शुरू नहीं होगा, यहां से शुरू नहीं होगा, इसके नीचे से शुरू होगा। इस वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम भी अपने जो एनालिसिस बनाते हैं उनमें इस तरह का एक स्क्वायर रूट लेते हैं, जिसमें एक खास किस्म की रेंज होती है। उस रेंज को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कह रहे थे। तो बेसिकली वो सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है।
इसको एसएसआर कहा जा रहा है। ठीक है जी। तो इसके बाद आ जाता है यहाँ पे सारी बात खत्म हो जाती है। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के हिसाब से अब हम इसमें आपको मैं मजीद समझाता हूं कि टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स जो है इनमें अब हम आगे जो ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर बात हो रही है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें इसमें देखनी है। सबसे पहले ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, और इस एग्जाम्पल के मुताबिक इसमें यह बताया जा रहा है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो जो ब्रेकआउट हुआ, यानी कि अपोजिंग, इसमें बात हो रही है अपोजिंग वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। इसका मतलब लाजमी ऊपर से कोई एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक था जो कि हैपन हुआ इस जगह पे। जब वो हो गया तो उसके अंदर आपको बीएमएस मिला, यानी कि मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर बनाया होगा। तो उस बीएमएस को ब्रेक करने के लिए जो कैंडल्स इस्तेमाल हो रही हैं वो 2 से लेके 3 कैंडल्स हो सकती हैं, और जो 3 कैंडल्स होंगी वो इसके अंदर जो शो हो रही होंगी इनको हम कहते हैं ERC, यानी एक्सटेंडेड रेंज कैंडल। एक नॉर्मल कैंडल की रेंज से ज्यादा एक्सटेंड हुई हुई कैंडल्स, जिसमें 1, 2 या फिर 3 भी हो सकता है, मगर ये तीनों कैंडल या ये दोनों कैंडल शो करेंगी उस जोन को जो कि जोन ऑलरेडी पहले स्ट्रक्चर में मार्केट के अंदर ब्रेक हुआ है। यानी कि मिसाल के तौर पे इससे पहले मार्केट जब नीचे आई तो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर यहां पे बनाया और उसके बाद मार्केट नीचे चली। अब मार्केट ने एक्सटेंडेड रेंज कैंडल्स बना के इस एरिया को बीएमएस किया, यानी कि ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर कर दिया, जिसकी वजह से ये वैलिडिटी आ जाती है कि आपको +1 कंफर्मेशन मिल चुका है कि आप जिस ऑर्डर ब्लॉक पे हैं ये बेहतरीन एसएसआर पे आपने ऑर्डर ब्लॉक प्लेस कर दिया है, और इसको कहते हैं SSR, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट। ठीक है जी। अभी हम आगे भी आएंगे मिटिगेशन क्या होता है, ट्रेंड रिज्यूम में सारी चीजें अभी आपको समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो फिलहाल ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड जो एग्जांपल नंबर 1 थी हमने वो डिस्कस किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। तो टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स के रूल्स के अंदर जिस तरह मैंने अभी आपको एक एग्जांपल शो किया, इसमें अभी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स जो है और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, और इसके अलावा फ्लिप जोन के ऊपर भी बात होंगी, और मार्केट स्ट्रक्चर पे भी अभी हम साथ साथ बात करते हैं। लेकिन अभी हमने इसको बीएमएस को होते हुए देखा, प्लस हम ये भी देखा कि इसके अंदर जो है वो ERC, यानी कि जो आपकी एक्सटेंडेड रेंज कैंडल्स हैं वो भी इसमें देखने में मिली हमें। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट के आगे। सबसे पहले आ जाते हैं इम्बैलेंस पे। इम्बैलेंस क्या चीज होती है? इम्बैलेंस इनसफिशिएंट फंड, ट्रेडिंग फंड, यानी कि मार्केट में पीछे से एक वॉल्यूम आ रहा होता है जिसके मुताबिक जो है वो कैंडल आपको प्रिंट करके मार्केट के ऊपर दिखा रहा होता है। ठीक है जी। जब ये वॉल्यूम कम हो जाता है, लो हो जाता है, बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तो फिर इसके अंदर डॉजी, इसके अंदर आपको इस तरह के कैंडल्स देखने में मिलते हैं बहुत ज्यादा। ये इस बात को शो कर रहे होते हैं कि मार्केट अप एंड डाउन करने लग जाती है, फिर मार्केट कभी ऊपर जाती है तो फिर इस तरह का कैंडल बना लेती है, फिर मार्केट एक इस तरह का कैंडल बना के, इसको हम एक डॉजी कहते हैं, इवनिंग स्टार्स और ये वो, और मार्केट इस तरह का बिहेवियर शो कर देती है। ठीक है जी। जब ये चीज होती है इससे साफ जाहिर होता है कि मार्केट के अंदर जो है अब वो ट्रेडिंग फंड उस तरह से नहीं आ रहा, इनसफिशियंट हो चुका है, यानी कि मार्केट एक प्राइस के अंदर, एक खास प्राइस के अंदर अकमुलेशन करना शुरू कर दिया है, या दूसरे लफ्जों में आप इसको कंसोलिडेशन भी कहते हैं, कंसोलिडेशन और अकमुलेशन हो जाना। इसको इस स्ट्रेटजी के अंदर इम्बैलेंस का नाम दिया गया है IMB। और प्लस एक और बात कि अगर हम इसको इस तरह से समझें कि जो लिक्विडिटी होती है वो वॉइड हो चुकी होती है, लिक्विडिटी अब मार्केट में नहीं आ रही होती, तो उसको भी इन्होंने जो नाम दिया है वो LB से रिप्रेजेंट किया, ताकि आप उसको समझ सकें कि ये वो पार्ट है मार्केट का जहां पे LB है और लिक्विडिटी जो है वहां पे वॉइड हो चुकी है। तो इस चीज को कहते हैं इम्बैलेंस होना। 2 से 3 एक्सटेंडेड रेंज कैंडल्स जो कि है एक इम्बैलेंस बना सकती हैं। इसके अंदर ये बात भी है कि एक तरह से 3 कैंडल्स नीचे की तरफ जाके और उसके बाद फिर दोबारा ऊपर जाने के बाद उसी एक खास रेंज के अंदर ही बात हो रही है और फिर दोबारा नीचे आती हैं। ये जो चीज हो रही है ये एक इम्बैलेंस फॉर्म कर रही है। एक बात ये, अगर वो मार्केट जिसके अंदर अकमुलेशन हो रही है और साइड में चल रही है वहां पे ये बात समझ आ रही है। दूसरी हमारे पास एग्जांपल एक और है, अगर मार्केट इस तरह से शूट करती है, कोई न्यूज ही कह लें, और न्यूज के अंदर ये जो करेक्शन पार्ट आया, इस करेक्शन पार्ट के अंदर भी उसने 3 कैंडल्स उतारी और दोबारा से, तो इस एरिया को भी हम असल में
आगे जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे तो इसको हम इम्बैलेंस एरिया ही कहेंगे। और मोस्टली इम्बैलेंस आखिरी वेव के ऊपर जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही होती है, इस पार्ट को भी इम्बैलेंस एरिया कहा जाएगा कि मार्केट यहां पे इम्बैलेंस हो। ठीक है जी। अब एक और बात, जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, जब ऑर्डर ब्लॉक लिया जाता है तो बेसिकली वो कौन सी ऐसी निशानी है जिसको देख के लिया जाता है। उसमें हमने एक निशानी तो अभी तक डिस्कस की है जिसके ऊपर बात हो रही है, ब्रेक यानी कि ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर। दूसरी निशानी हमने इसके अलावा और भी इसकी जो डिस्कस की है, अभी तो आगे एग्जांपल्स में जब जाएंगे तो मैं इसको मजीद अभी आपको उसको डिटेल करता जाऊंगा। इसमें दूसरी निशानी एक और ये है कि मार्केट में जो है थ्री का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अब वो थ्री का लफ्ज ये है कि इसके अंदर एक्सटेंडेड रेंज कैंडल्स जो है वो भी हो सकती है एक इम्बैलेंस बनाने का। वो जब इम्बैलेंस होते हुए नजर आता है तो नजर आ जाता है कि जो सिग्निफिकेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो एरिया है, ये सब कुछ इसके अंदर हैपन हो रहा है इस जगह पे। लिहाजा यहां पे कोई एक ऐसी कैंडल जो कि इधर आई, मिसाल के तौर पे ये एक कैंडल है, ये इसका एक नॉर्मल साइज है, मगर इसके बाद जो कैंडल बन रही है वो एक ट्राइंगल बनाने के लिए इस तरह से ऐसे बन गई। अब आपने देखा होगा कि ट्राइंगल्स कैसे बनते हैं। और उसके बाद फिर एक और कैंडल बन गई। अब इसके बाद बेशक 5 कैंडल्स बन जाए, 6 कैंडल्स बन जाए, 3 कैंडल्स बन जाए, मगर ये शो क्या कर रहा है? तो आफ्टर ऑल ये इसने शो किया कि ये जो कैंडल था जो लास्ट नीचे उतरा, उसके बाद प्राइस में लिक्विड वॉइड हुआ है और इम्बैलेंस बनना शुरू हुआ है, इसकी जो जो रेंज है वो रेंज एक नॉर्मल कैंडल की रेंज से 80% लेस है। ठीक है, तो 80% अगर लेस है तो वहीं से आपका ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली प्लेस होता है उस कैंडल की रेंज के मुताबिक। जो कैंडल की रेंज है उसके मुताबिक आप वहां पे अपना ऑर्डर ब्लॉक लगाते हैं। और उस ऑर्डर ब्लॉक में जो कैंडल का हाईएस्ट एरिया होता है, यानी कि जो इसका हाई पॉइंट है, ये इसका हाई है और ये इसका लो पॉइंट है, तो लो पॉइंट के बाद एसएल लगाया जाता है और हाई पॉइंट के ऊपर पेंडिंग ऑर्डर पे आप बाय लिमिट ले सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं अपनी पेंडिंग ऑर्डर। तो एंट्री जो होगी वो इसके हाई पे आ जाती है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। मगर अगर आप इसको हायर टाइम फ्रेम पे, जो कि अभी आगे बात करूंगा मैं इस पे, कि हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखते हैं तो फिर तो यूं है। लेकिन अगर लोअर टाइम फ्रेम पे हो रहा है तो फिर जाहिर सी बात है, ये जो स्ट्रक्चर है, अगर ये H4 का स्ट्रक्चर है तो M15 पे ये बड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। ये कुछ लाइक दिस इस तरह करके होगा। तो उसके हिसाब से जब बात होगी तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि अब आपको किस तरीके से इसको समझना है। तो मैंने आपको इसका जो हिंट दिया है। तो नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इम्बैलेंस के बाद एक और इसके अंदर एक चीज है जिनको समझना बहुत जरूरी है। तो इम्बैलेंस का तो हमें समझ में आ गया कि मार्केट जब लेस वॉलेटाइल होती है तो उसको इम्बैलेंस का नाम दिया गया है। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें आ जाता है मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या चीज होती है? मिटिगेशन का जो वर्ड है उसको अगर आसान लफ्जों में मैं डालूं, आप जब मार्केट एक खास सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो तो नॉर्मली दो टाइप के ट्रेडर हैं। एक जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, और एक वो है जो इसको जब ब्रेकआउट हो जाए मार्केट में, ब्रेकआउट ट्रेडर जो कहलाते हैं, तो वो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। और मार्केट दोनों का फायदा उठाती है, और जो फायदा उठाती है और जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को ग्रैब करती है उसको इस थ्योरी के अंदर मिटिगेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है। और मिटिगेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है? एक मूविंग अ प्राइस अवे फ्रॉम अ लेवल विद स्ट्रेंथ, यानी कि आपके यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने देखी, मार्केट में अच्छा खासा आपने इस जगह पे हैमर होते हुए देखा, आपने यहाँ पे एक बाय प्लेस किया। बाय प्लेस होते ही मार्केट ने सडनली रेड कैंडल्स मारे 3 और इसका करके मार्केट मजीद नीचे चली। ये जो चीज इसने की है इसको कहते हैं एक्सटेंडेड रेंज कैंडल, ईआरसी। ये ईआरसी हैपन हुआ जिसकी वजह से अब ये इस ईआरसी को अगर मैं मजीद आपको ड्राइंग करके दिखाऊं, अब देखें, अब मैं अगर इसको ड्राइंग में लेके आऊं तो ड्राइंग के मुताबिक अब आप इसको ऐसे कर लें तो ये जो टोटल रेंज है, ये जो टोटल रेंज है जहां आपने अपना बाय लिया, जहां पे आप ग्रैब हुए, वहीं पे हाथ के हाथ इसने बाय का जो स्टॉप लॉस था इसके नीचे उसको हिट किया। ठीक है। यही चीज क्रिएट करने के लिए इसने अब यहां पे क्या किया, जिन्होंने इस मूविंग के अंदर सेल लिया था उस सेल को भी इसने हाथ क्या किस तरह से मूव किया, उसने दोबारा मार्केट को ऊपर की तरफ उठाया और इस एरिया को ब्रेकआउट किया। यहां पे आया, ब्रेकआउट अब आया तो उसने फिर दोबारा मार्केट में, इस तरह करके मार्केट ने बेसिकली एक यूं करके मूवमेंट स्टार्ट कर दी। अब ये जो मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट का जो एरिया है, रिक्वायर्ड रेंज,
इस रेंज को हम इम्बैलेंस कहते हैं, इम्बैलेंस। और इस रेंज के अंदर ही आपका ऑर्डर ब्लॉक सेट होता है, और जो जो इसको हाईलाइट किया जा रहा है जोन के अंदर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नाम से, इस पूरे पार्ट को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से SSR कहा जा रहा है, सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब मेरा ख्याल बात समझ में आ गई होगी कि इस अकोमोलेशन को, या जो ये जो कंसोलिडेशन था, इस पार्ट को इम्बैलेंस का नाम दिया गया। उसी के अंदर इनर पार्ट से चले जाओ। अब जो इनर पार्ट में मार्केट ने ये हरकत की है, जो मार्केट नीचे की तरफ गई सेल को, इसको मिटिगेशन कहते हैं, कि मार्केट के अंदर ये मिटिगेशन मूवमेंट थे। मैं इनकी आपको एग्जांपल देता हूं, फिर हम इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। अब जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि इस एग्जांपल के अंदर इन्होंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो ट्रेडर हैं उनको दिखाई गई यहाँ पे किस तरीके से उनको बाहर फेंका गया। साथ ही साथ उसने यहां भी दिखाया कि यहां पे भी ब्रेकआउट ट्रेडर जो था उनको कैसे थ्रो किया गया इस एरिया में। अब हुआ क्या, ये एक SSR लेवल था, एक खास किस्म का लेवल, जो कि इसके अंदर रेड लाइन से शो किया जा रहा है। ये कोई भी प्राइस हो सकती है, लेकिन मार्केट ने यहां पे आने के बाद पहले एक इंटेक्ट ली, ये इंटेक्ट ने शो किया, मार्केट नीचे जा रही है। मार्केट नीचे गई तो जाहिर सी बात है इस पे कोई तो सेलर आया होगा, उन्होंने उसको फियर लेवल देने के लिए मार्केट को ऊपर उठाया। जब मार्केट ऊपर उठी तो डेफिनेटली ब्रेकआउट ट्रेडर भी आया होगा। उसके बाद मार्केट इधर आई, वो समझा रीटेस्ट हो रहा है, इधर मार्केट ऊपर आई, वो रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होने के बाद मार्केट ने सडनली दोबारा ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये जो चीज इसने की, इसको मिटिगेशन कहते हैं। ये मिटिगेशन हुई, मिटिगेशन के बाद दोबारा मार्केट फिर इसी तरह नीचे जाना शुरू हो गया, एंड आफ्टर ऑल उसने इस तरह से एक एक क्या बना दिया, इस पूरे पार्ट को क्या कहेंगे, जिसके अंदर इसने हाथ के हाथ बायर और हाथ के हाथ उसने सेलर को, दोनों को परफॉर्म कर दिया। अगर मार्केट मेकर के पास अच्छा खासा प्रॉफिट है तो हो सकता है कि वो इनमें से किसी एक को ड्रॉप कर दे, किसी एक को ड्रॉप कर दे, किसी एक को सिलेक्ट कर ले। मगर ये चीज जो हुई है, इस चीज को क्रिएट होने में इसको कहते हैं इम्बैलेंस, इम्बैलेंस, IMB। और जो दरमियान में जो मार्केट ने जिस तरीके से एक्सटेंडेड रेंज कैंडल्स के जरिए मार्केट को नीचे डाला, इस पूरे पार्ट को होते हुए इसको मिटिगेशन कहा जाता है, MIT मिटिगेशन। और इसके अलावा इसके अंदर भी कुछ छोटे ऑर्डर ब्लॉक्स हो सकते हैं। मस्ट ये बात समझनी है आपको कि अगर ये H4 के अंदर हो रहा है या फिर ये H1 के अंदर हो रहा है, तो आपको इसके अंदर अगर ऑर्डर ब्लॉक्स लेने हैं तो उसके लिए मस्ट है कि आपको M15 जो है टाइम फ्रेम चूज करना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल थी जो कि इसके साथ मैंने आपको इसकी दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात इसमें आती है मिटिगेशन जो है, अब वो क्यों इस्तेमाल होती है। तो मार्केट मेकर बेसिकली इजीली इंड्यूस करता है रिटेल ट्रेडर्स को उनके एसएल उड़ाने के लिए, और वो सारा जो भी है, तो उसकी वजह से जो है रिटेल ट्रेडर जो है अमूमन आपको पता है कि जंप भी करता है मार्केट में मूवमेंट को देख के, तो उसकी वजह से सिग्निफिकेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो बार बार टेस्ट हो रही होती है, और फिर लिक्विड वॉइड हो जाता है, और ब्रेक का मार्केट स्ट्रक्चर भी उसी जगह पे बनता है। तो मिटिगेशन जो है वो ऑल्सो फ्लिप जोन के अंदर भी आते हैं, यानी कि जो रिवर्सल जोन होते हैं उनके अंदर भी मिटिगेशन होती है। तो समझाने का मकसद ये है कि जहां एम पैटर्न आपको मूवमेंट देखने में आता है, उस एम पैटर्न में भी मिटिगेशन होती है। अब ये मार्केट यहां से ब्रेक डाउन हुई इस जोन से, ये जो जोन था ये बेसिकली फ्लिप हुआ। किस तरह, पहले ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, इधर आके इसने टेस्टिंग की, इस पॉइंट पे इसने टेस्टिंग की, टेस्टिंग के बाद यही जोन इसने फ्लिप कर दिया, तो इस पार्ट को हम FZ कहेंगे, फ्लिप जोन। फ्लिप जोन के अंदर जब वो रीटेस्टिंग के लिए ऊपर आता है, तो ये जो पार्ट है, ये जो इसने हरकत की है या ये जो इसने मूवमेंट की है, इसको मिटिगेशन कहते हैं, MIT। ठीक है, मिटिगेशन की एग्जांपल अब बात समझ में आ चुकी होगी, मैंने इसको काफी डिटेल किया है, और इसमें क्या होता है कि इजीली हैंडल कर लेता है मार्केट मेकर बायर्स और सेलर्स को। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंफ्लुएंस, जो फोर्थ पार्ट है इस स्ट्रेटजी का, वो कंफ्लुएंस है। कंफ्लुएंस ये कहता है कि आप इस स्ट्रेटजी को समझने के बाद एक जेन बना लीजिए कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी के अंदर कौन से सेटअप को अडॉप्ट करना है। यानी कि मिसाल के तौर पे ये स्ट्रेटजी एक टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करती है, तो उस टाइम फ्रेम का जो मैट्रिक्स है उसको कहते हैं TFM, और TFM जो होता है टाइम फ्रेम मैट्रिक्स कहलाता है। ये आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप इनमें से कोई भी एक टाइम फ्रेम चूज कर लें। लेट्स सपोज कि अगर आप एक जिसे कहते हैं कि नॉर्मल ट्रेडर जो नॉर्मली चूज करता है वो H4, H1 और M15 को अडॉप्ट करता है, मगर बहुत से ऐसे हैं जो मंथली को अडॉप्ट करते होंगे और बड़े लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होंगे, बहुत से ऐसे हैं जो वीकली और डेली और H4 के ऊपर ही रहते हुए काम करते हैं और जो पोजीशन ट्रेडर्स हैं, बहुत से ऐसे हैं जो स्विंगिंग करते हैं,
स्कैल्पिंग करते हैं वो फिर H4, H1 या M15। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इनमें से कौन से टाइम फ्रेम को चूज करना है और उसके मुताबिक आपने उसमें प्रैक्टिस करनी है। मगर आपको इसमें इसमें फायदा क्या होगा? इसमें फायदा आपको ये होगा कि जो भी आप टाइम फ्रेम अब इसमें ये बात है कि अगर आप H4, H1 और M15 को चूज कर लेते हैं तो बेसिकली ये क्या है? तो H4 बेसिकली आपका जो है टाइम फ्रेम है एक बड़ा टाइम फ्रेम जिसको आप कहते हैं बिग टाइम फ्रेम, BTF। ठीक है, ये इससे आपको विजन देता है। H1 क्या करता है? आपको ऑर्डर ब्लॉक प्लेस करने के लिए आपको उसकी कंफर्मेशन देता है। और जब आप कंफर्मेशन में आ जाते हैं, कंफर्मेशन, और उसके बाद फिर फाइनली आप जब इसके अंदर M15 में आते हैं तो M15 बेसिकली आपको एंट्री देता है। तो इससे एक फायदा ये है कि मैं इसको आसान करके समझा देता हूं कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक H4 पे सेटअप देखा है जिसके अंदर SSR बनी हुई है। मार्केट में तमाम तर बातें जो है वो पूरी उतर रही हैं। एक्सटेंडेड रेंज कैंडल जो था उसने टोटल जो आगे की जो इम्बैलेंस बनाई उसकी 80% आ रही थी। उसके अंदर जो है मार्केट ने ब्रेक किया एक स्ट्रक्चर को जो कि प्रीवियस स्ट्रक्चर था मार्केट का, उसको उसने BMS कर दिया। ये सब बातें मैं देख रहा हूं, मगर देखने के बाद जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक अपना जो सोचा है वो H4 पे जो रेंज दे रहा है, अब आप उसके अंदर की रेंज को जाने के लिए यानी कि उसको इजी करने के लिए H1 पे आ जाइए ताकि आपको H1 पे जो है पार्शियल प्रॉफिट्स लेने का फायदा हो सके। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे बेहतर होता है कि अगर आप एक ऑर्डर ब्लॉक को पहले ढूंढ लें, एक अच्छा और फाइन ऑर्डर ब्लॉक मिल जाने के बाद H4 कम से कम आपको जो है वो बताएगा कि वे किस तरफ है। एटलीस्ट आप वे की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद वे के बाद आप H1 पे आ जाए तो वे के बाद अब आपको पता है कि यार ठीक है मेरा वे बाय का है और मैंने जितने भी सेटअप लेने वो बाय के लेंगे। तो अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक ऊपर नीचे भी हो रहा है या ऑर्डर ब्लॉक कहीं आगे पीछे भी हो रहा है, आप उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे, SSR जो आपकी है उसमें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली एक ही लाइन होती है और उसके बाद एक बॉक्स नुमा अगर आप उसको बना लें खास किस्म की रेंज को तो सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाता है। मगर आपका ऑर्डर ब्लॉक अगर यहां पे एडजस्ट हो रहा है या आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहां पे भी एडजस्ट हो रहा है तो कम से कम H4 की वजह से आपको वे मिल जाता है। वे से ये होता है कि H1 अब आपकी कंफर्मेशन करने वाला अगर आप मार्केट में M15 के अंदर आ जाए तो फिर आपसे ये गलती भी नहीं होती और ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आप एक खास SSR जो जोन होता है उसमें प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक अपना फिट करते हैं, जिसमें हालांकि बात आपको मेंशन कर दी गई है स्ट्रेटेजी में कि अगर आपने बाय लेना है तो आपका SSR का जो ब्लॉक होगा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पीछे होगा और आप उसमें इंतजार करेंगे अपना पेंडिंग ऑर्डर लगे कि मार्केट उसमें एक दफा हिट और करती है मार्केट। उसके बाद मिसाल के तौर पर मार्केट ने यहाँ डब्ल्यू बनाया और नीचे स्टॉप हंटिंग की और मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पकड़ लिया, तो फिर ये इस तरीके से होता है। अब हम शुरू करते हैं इसकी स्ट्रेटेजी पे और स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल के साथ ताकि ये स्ट्रेटेजी ऑर्डर ब्लॉक्स की जो है वो मजीद आपको समझ में आ सके। तो हमने इसके अंदर जो चूज किया है वही H4, H1 और M15 को चूज किया है। प्लस हमने इसके अंदर चूज किया है कंफर्मेशन के लिए। तो हमें पता होना चाहिए कंफर्मेशन के लिए हमें क्या चीजें चाहिए। तो कंफर्मेशन के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विड वॉइड हुई है कि नहीं हुई। लिक्विड वॉइड होने का पहली निशानी क्या है? लिक्विड वॉइड आपको इस तरह से बताएगा कि जब एक कैंडल लास्ट बना और लास्ट कैंडल बनने के बाद अब जो कैंडल बन रहा है वो मार्केट के अंदर उसका 80% बन रहा है या उससे भी लेस है, लेकिन मोस्टली 80% ही होता है। अगर 80% से लेस है तो ये आपको पहला साइन देता है कि लिक्विड वॉइड हो गई है। इसका मतलब इस खास पार्ट के अंदर अब इम्बैलेंस शुरू होगी IMB और वो इम्बैलेंस एक पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो उसके अंदर एक खास किस्म की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है, भले वो कुछ भी हो। मिसाल के तौर पे ये एक्स 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 कोई भी इसका नंबर है, मगर इसमें जो है टॉप्स भी आ रहे हैं मार्केट में, यहाँ पे पीक्स देखने में आ रही है जिसे हम कैंडल्स की पिन कहते हैं। ये जो पिन्स हैं ये हमें देखने में आ रही हैं और इसी तरह नीचे भी आपको पिन्स देखने में आ रही हैं। तो ये टोटल जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के अंदर इम्बैलेंस हो और वो इम्बैलेंस जो है वो 80% पे आ रहा है। तो ये आपको पहला कंफर्मेशन क्लू मिल जाता है। नेक्स्ट कंफर्मेशन क्लू क्या मिलता है कि इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट अब निकली और मार्केट ने जो प्रीवियस ऊपर से आई हुई एक खास किस्म का जो हाई था उस हाई को ब्रेक कर दिया यानी कि BMS कर दिया। तो आपने एक ऑर्डर ब्लॉक को होते देख लिया। भले आप इसको वर्चुअल रखें, आप इस पे ट्रेड मत करें, मगर आप उसको वैसे ही देखें और डिजाइन करें और मार्केट आपको परफॉर्म करके दिखाए कि BMS ब्रेक हो गया है, तो आपको पहला कंफर्मेशन
उसके बाद आपको सेकंड कंफर्मेशन भी बीएमएस मिल गया। बीएमएस के बाद आ जाता है 3RR यानी कि रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपने रिवॉर्ड रेशियो को चेक किया उस ऑर्डर ब्लॉक के मुताबिक और उस ऑर्डर ब्लॉक ने आपको दिखाया कि एक पे बीएमएस हुआ, तो बीएमएस के बाद जो उसका जो लेवल 2 था, उस लेवल 2 पे आपने देखा जो इम्बैलेंस हुई थी, प्रीवियस इम्बैलेंस आपको लाजमी इस एरिया में नजर आती है, और वो इम्बैलेंस जो है वो 2x पे ब्रेक हो चुकी है। तो उसने आपको एक और कंफर्मेशन दे दी कि अब ये सेटअप बाय के लिए तैयार हो चुका है। अब वो क्या करेगी मार्केट, मार्केट उस पर खास किस्म का टीपी करके उसके बाद नीचे आएगी, और वापसी नीचे आने के बाद सेम इसी पॉइंट को टच करेगी जहां पे आपका ऑर्डर ब्लॉक लगा है, और वहां से अपना असल बाय स्टार्ट करेगी। अब इसमें दो बातें आ जाती है, स्ट्रेटेजी के अंदर दो किस्म की एंट्रियां होती हैं। पहली एंट्री वो थी जो कि यहां से शुरू हुई, और इस एंट्री को इस स्ट्रेटेजी में रिस्क एंट्री कहा जाता है, यानी कि ये रिस्की होती है। और रिस्क एंट्री की रिस्की इस वजह से कि आप 50-50 हैं, अभी आप इसको चेक कर रहे हैं, ये आपकी अभी बारी बारी एक एक बात पे पूरा उतर रहा है। सबसे पहले लिक्विड वॉइड, उसके बाद यानी कि बैलेंस चेक करना, और सेकंड पे बीएमएस, और थर्ड पे जो है फिर रिवॉर्ड रेशियो को चेक करना। तो ये सब चेक होने के बाद फाइनली ये यहाँ पे आके ऑर्डर ब्लॉक जो है वो एक्टिव ऑर्डर ब्लॉक होता है और वैलिड होता है। ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जो है अब आपको पूरा का पूरा शो करेगा, आपके टीपी को हिट करेगा, जो भी एक विद इन द रेंज आपने H4 के मुताबिक देखा हुआ है, और H1 पे आपने इसको कंफर्म किया हुआ है, तो M15 में डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये टोटल स्ट्रेटेजी है, और इस स्ट्रेटेजी को मैंने थ्योरिकल तो अब आपको बयान कर दिया है। अब आप इसमें जो थर्ड बात बोली गई वो यही है कि वेट फॉर योर सेटअप टू ट्रेड, यानी कि वो मार्केट अपनी रिस्क एंट्री से जब वापसी आके कंफर्म एंट्री पे आ जाए तो फिर आप ट्रेड करें। इसमें मुख्तलिफ सिनेरियो है। अगर हम बोलेंगे फ्लिप जोन, यानी कि एक मार्केट थी, इस जोन के पहले ऊपर आई, और ऊपर आने के बाद तो नीचे आ गई इस एरिया पे, और नीचे आने के बाद यहां से जा रही है, तो इसको फ्लिप जोन कहा जाता है। तो फ्लिप जोन के ऊपर भी इसी तरीके से ऑर्डर ब्लॉक होंगे, नहीं वो थोड़े से डिफरेंट सिनेरियो होंगे। तो फिर हम उसके लिए अब चलते हैं हम एग्जांपल्स के पास। इधर हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है जो कि पहली एग्जांपल है नंबर 1, जिसमें स्ट्रक्चर को स्टार्ट करके दिखाया गया है कि स्ट्रक्चर को समझना कैसे आपने। तो ये खास किस्म का स्ट्रक्चर नहीं है, एक नॉर्मल मार्केट का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये दिखाया गया कि मार्केट जाहिर है, ये मैं इसको इस तरह कंसिडर करूंगा कि ये कोई थर्ड वेव थी मार्केट की, और थर्ड वेव के बाद मार्केट ने इधर जो है वो ट्रायंगल फॉर्म करना शुरू किया, और उसके बाद मार्केट ने ऊपर फिफ्थ वेव कर दिया। अब अगर मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक्स की नजर में देखना चाहूं तो वो किस तरह होगा, तो ऑर्डर ब्लॉक की नजर में आपको वो बता रहा है कि जहां पे ट्राइंगल्स बने, जो फोर्थ करेक्शन इलियट वेव के हिसाब से अगर हम समझें, तो जो फोर्थ करेक्शन था उसके अंदर जो इसके नीचे इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई है, इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप अगले फॉर्मेट के लिए नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक के लिए तैयार कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने आपको इसमें एक वैल्यू बता दी। अब इसको आप यूं समझ लें कि इलियट वेव के अंदर ये 5 वेव्स बनी, और उसके बाद मार्केट ने अब करेक्शन पार्ट लिया, अब मार्केट जो नेक्स्ट 5 वेव लेने वाली है आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप इसको यूं समझें। तो क्या आपको ये पार्ट जो है ये पार्ट होते हुए नजर आएगा। अब हम इसमें इसकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक बात करते हैं। तो उसके मुताबिक यह है कि आपको जब यहाँ पे पिन्स होते हुए नजर आ रही हैं, तो आपको एक सिग्निफिकेंट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ रही है। इसी जगह पे अगर आप देखें, इस पार्ट पे एक हैमर हुआ है, मगर ये हैमर क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ऑलरेडी जो एरिया है उसका इम्बैलेंस जो बन रहा है वो उसका 80% होता है। ठीक है, और वो आपको कैसे नजर आता है इम्बैलेंस, वो आपको इस एरिया में नजर आ रहा है। ये जो कैंडल है, इस कैंडल के बाद जो कैंडल है वो उसने 80% कैंडल शो किया, 80% शो किया है। तो ये पहला स्टेप था जहां से आपने अपना ऑर्डर प्लेस करना था। तो अब आपने जो ऑर्डर प्लेस किया वो आपने इस पार्ट को लिया यूं करके, जब आपने यूं करके लिया तो अब इसको ऐसे करके देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगी कि ये किस तरीके से डिजाइन हुआ और ये ऑर्डर ब्लॉक बना। ऑर्डर ब्लॉक में आपने स्टॉप लॉस लिया, वो डेफिनेटली आपने इस वाली पेन के ही साथ लिया होगा, या फिर आपने इस वाली पेन के साथ लिया होगा, ताकि अगर मार्केट रिवर्स हो जाए एक्शन में या आप गलत हो तो कम से कम आप ये कि उसमें छोटे से लॉस से बाहर निकल सकते हैं। पर इसने शो किया कि ये एरिया जो है सपोर्टिव एरिया है, सपोर्ट का एरिया है। अब ओवर इसमें जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही बनेगा। तो इस एग्जांपल में सबसे पहले आपको ये समझाया जा रहा है कि जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा
वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बनेगा। अब आप नोट करें कि जो सपोर्ट है, जो लेवल है, उसमें काफी रेंज पीछे दी गई है आपके एसएल होने के लिए, ताकि आप अपना ऑर्डर ब्लॉक जो है बना सके। नेक्स्ट एग्जांपल हम इसमें लेंगे तो हमें इसमें मजीद और भी समझने में आता जाएगा कि नेक्स्ट इसके आगे क्या क्या है। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो अब बता रहा है कि जिस बेसिकली जो आपने जो पॉइंट था जिसको आपने सपोर्ट किया हुआ था, उस सपोर्ट के बाद जो आपने ये कैंडल का जो 80% लिया और आपने यहाँ पे इस एरिया को समझा कि ये ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, ये आपने रेंज पकड़ ली और उस रेंज के बाद मार्केट ने अब आपको क्या दिखाना है, अब आपको उसने अपने सिग्नल्स देने हैं। ये यहीं पे अगर आप ट्रेड ले लेते हैं तो ये तो एक रिस्क एंट्री है और इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि रिस्क एंट्री है, मगर इसमें होते हुए दिखाया कि मार्केट ने एक हाई था, उस हाई को ब्रेकआउट किया खास इस एरिया पे। इसको अब आप TP1 अगर कहते हैं तो वो रिस्क एंट्री के ऊपर है। अगर आप पहली एंट्री लेना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल है इसमें आराम से ले लेते हैं, तो फिर तो आप इस पे इसको TP कह सकते हैं। लेकिन जब ये ब्रेक हुआ तो इस एरिया को ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर कहा गया। इट मींस कि ये वो एरिया था जहां पे पहला सिग्नल हो गया कि BMS हो गया। उससे पहले क्या सिग्नल था जिसपे आपने रिस्क एंट्री और पूरा अपना ये आपने ऑर्डर बॉक्स जो लगाया है, सही है, तो ये आपने जो है जो आपका जो ऑर्डर बॉक्स था जो आपने जो इधर लगाया, उसमें आपने इधर LV लिक्विड वॉइड होते हुए देखी और इधर आपको इम्बैलेंस मिला। जो प्रीवियस इम्बैलेंस है वो यहाँ पे शो है कि मार्केट यहाँ पे जो है किस तरीके से इम्बैलेंस हुई है। तो इम्बैलेंस बेसिकली मैंने बताया कि अकोमोडेशन पार्ट होते हैं, करेक्टिव पार्ट होते हैं, जिसको इम्बैलेंस के नाम से शो किया गया इसके। तो BMS था, BMS के बाद जब ब्रेकआउट हो गई, मार्केट खास पॉइंट पे गई, वापस आ गई। क्या वाकई ये ट्रेड है? ये ट्रेड हो तो सकती है, मगर ऑर्डर ब्लॉक के मुताबिक, उसकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक ये जो है ये इनवैलिड ट्रेड है। जो बेसिक ट्रेड है वो क्या है, जब वही मार्केट वापस उस पॉइंट पे आई और ट्रिगर हुई, अब आपकी ये कंफर्मेशन एंट्री के बाद मार्केट ऊपर गई, क्योंकि मार्केट ने अपने सारे पॉइंट देख लिए। मार्केट ने जो है एक पॉइंट LV होते हुए देख लिया, दूसरा पॉइंट उसने BMS होते हुए देख लिया। अब थर्ड पॉइंट था रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के मुताबिक जो पहली ट्रेड थी जो कि रिस्क एंट्री पे थी, उसने इम्बैलेंस शो कर दिया कि इसके ऊपर आप अगर नोट करें तो ये इसका फर्स्ट एक्स हो गया, और जब वो यहां पे आई मार्केट तो ये इसका सेकंड एक्स था, जिसने शो किया कि प्रीवियस इम्बैलेंस जो है वो ब्रेकआउट हो रहा है। अब ब्रेकआउट जो है वो आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो भी हो गया है। तो अब आपको 3 जो पॉइंट था RR वो भी मिल गया कि रिवॉर्ड रेशियो जो था वो भी आपको देखने में नजर आ गया। तो अब आपको जब ये तीनों पॉइंट्स आपको चेक हो गए, इसका मतलब कि अब आपका ऑर्डर ब्लॉक जो ये वाला है ये वैलिड है। अब आपने यहाँ पे अपनी पेंडिंग ऑर्डर्स लगाना शुरू किए और आपने अपने TP को एडजस्ट किया। तो एग्जाम्पल के साथ साथ बात समझ में आती जाएगी, जैसे जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े आराम आराम से इसको इजी होकर समझाऊं, क्योंकि जो नए बिगनर हैं उनको तो बिल्कुल इस बात की नहीं समझ आती। अब इसमें एक और एग्जाम्पल हमने बेयरिश की ली है और बेयरिश ऑर्डर लिया है। तो बेयरिश ऑर्डर जो है उसमें अब बताया गया है कि खास किस्म की रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस जो है वो ये देखने में आ रही है। इस रेजिस्टेंस का जो पार्ट है उसमें जो सबसे हाईएस्ट कैंडल है वो उसमें मेंशन हुआ हुआ ये वाला है। ये वो कैंडल है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेंशन किया गया है, और उसके बाद की जो कैंडल्स हैं जो इम्बैलेंस और LV तैयार कर रही हैं, जिसको लिक्विड वॉइड कहते हैं, जो कि नंबर 1 पॉइंट है कंफर्मेशन का, वो बता रहे हैं कि वो 80% पे है। जब वो 80% पे है इट मींस कि अब वो यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, और इसके बाद मार्केट जो है अब क्या करेगी। अब हम देखना चाहेंगे कि मार्केट क्या BMS कर रही है। BMS ये पार्ट भी हो सकता है, BMS ये पार्ट भी हो सकता है। ये नेक्स्ट हमें इसमें नेक्स्ट मार्केट में जो उसकी नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमें बताएगी। अगर BMS हो जाता है तो हमें दूसरा कंफर्मेशन पॉइंट भी मिल जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं, इसमें जो हमें नेक्स्ट एग्जांपल मिल रही है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो बाकी यहाँ पे BMS हो चुका है इस जगह पे। ये BMS का पार्ट था जो कि इसने ब्रेकआउट किया इसके मार्केट के स्ट्रक्चर को इस जगह से, और ये करने के बाद अब वो वापसी रिटर्न आता है, वापसी उसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो आपने ली हुई थी। हालांकि ये जो है ये मैं जरा बता दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो बीच की लाइन है, और इस पूरे बॉक्स को कहा जा रहा है सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, SSR। तो ये स्ट्रेटेजी में आपने बात को समझना कि अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो किस चीज को बताना चाह रहे हैं, और ये चीज आपको बाद में तंग ना करे ना। तो इसके अंदर रिस्क एंट्री थी, ये रिस्क एंट्री थी जो कि पहले ली गई, और रिस्क एंट्री ने क्या क्या शो किया
इसके अंदर अब आप देखें जो इसका साइज है उसके साइज के मुताबिक आप अगर नीचे आए तो ये तकरीबन इसका रेशियो 1x होता है, और जो नेक्स्ट रेशियो था वो इसका 2x होता है। और 2x ने क्या सिग्नल दिया? आपको पहला सिग्नल यहां पे मिला कि एलवी, सेकंड सिग्नल आपको मिला बीएमएस, और थर्ड सिग्नल आपको मिला इम्बैलेंस। प्रीवियस जो आपने देखा 2x रेशियो पे आना चाहिए, तो जो रिस्क एंट्री लेते हैं वो इसमें TP1 कह लें, TP2, वो मार्केट में ये दो ही पॉइंट्स देख रहे होते हैं कि एलबी हुआ, एलबी के बाद बीएमएस हो गया, बीएमएस के बाद इम्बैलेंस जो है IMB 2x का, जिसको हम RR भी कह रहे हैं, थर्ड कंफर्मेशन ये हो गई। तो पहली एलबी हो गई, दूसरी बीएमएस हो गई, और तीसरी जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गई। तो अब नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो फिर आगे क्या होता है हम उसे भी देखें। अब इसमें एक और एग्जांपल है फ्लिप जोन। फ्लिप जोन में मैंने जैसा बताया कि मार्केट में अमूमन एम स्ट्रक्चर बनते हैं, डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनते हैं। जब डब्ल्यू ऊपर जाता है तो नीचे आके रीटेस्ट होता है, जो रीटेस्ट हो रहा है, इसी तरह एम जो है वो ऊपर जाके रीटेस्ट हो रहा है। तो जब रीटेस्टिंग हो रही है, उस जोन को नीचे जाना और ऊपर आना, इसको कहते हैं फ्लिप जोन, यानी कि FZ। और FZ के अगर सिचुएशन हो तो FZ के अंदर भी आपने इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है। तो जाहिर है एक खास किस्म का यहाँ पे जो है अब LV बन रहा है। LV का जो ये कैंडल था, जो ब्लैक कैंडल है, जो बेरिश कैंडल है, इसके बाद जो मार्केट ने ट्रायंगल फॉर्म करना शुरू कर दिया और इसने शो किया कि 80% यहाँ पे रिड्यूसमेंट हो रही है। इट मींस के लिक्विड वॉइड हो रही है। तो पहला पॉइंट इग्निट हो गया, लिक्विड वॉइड। लिक्विड वॉइड से आपने इसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो था सिग्निफिकेंट बॉक्स, वो आपने ऑर्डर ब्लॉक के लिए तैयार किया, और जो ऑर्डर ब्लॉक था वो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक अब तैयार हो रहा है। अब उसके बाद आगे जो है, अब आप मजीद क्या चीज देखना चाहते हैं? जाहिर सी बात है यहाँ पे आप BMS देखना है, और BMS के बाद हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखना है। तो ये एक बेयरिश एग्जांपल है जिसके ऊपर हम इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं। और इसके हिसाब से आप देखें कि यहाँ पे मार्केट ने BME यानी कि एक प्रीवियस जो था उसको ब्रेक किया है मार्केट स्ट्रक्चर को आफ्टर फ्लिपिंग जोन। ठीक है जी। और वो कैसे किया कि ये जब मार्केट यहां से स्टार्ट हुई है तो पहले ऊपर गई है और इसने यहां पे रिस्क एंट्री दिया, एंट्री बनी, एंट्री ने बताया कि ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो गया। अब आप देखें तो ये मार्केट स्ट्रक्चर तकरीबन इसके 1x रेशियो पे ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट होने के बाद वो नीचे जाता है और अब इस एरिया पे जा रहा है जहां पे नॉर्मली FZ का TP1 होता है और प्रीवियस इम्बैलेंस शो हो रहा है जो कि 2x पे होता है। तो इसने अब आपको सिग्नल दे दिया। सिग्नल आपको पहला दिया कि आपने LV देख लिया लिक्विड वॉइड होते हुए, सही है। सेकंड सिग्नल आपको इसने दिया कि आपने BMS होते हुए देखा, और थर्ड सिग्नल उसे दिया कि अब आपने इसके अंदर जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि इम्बैलेंस का रेशियो होता है, इसका मतलब नहीं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं 3 की बात कर रहा हूं, नहीं, इम्बैलेंस 2x होते हुए देख लिया। जब ये तीनों चेक हो गए, अब आप रेडी हैं कि मार्केट में मैं अपना पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लगा देता हूं और इसका एक स्टॉप लॉस भी मैं सेट कर देता हूं, और अब मेरा ऑर्डर ब्लॉक रेडी पे है। जब आपने ऑर्डर ब्लॉक सेट किया, मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने देखें पहले यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री दी, पर मार्केट इस तरह करके नीचे नहीं गई, दोबारा ऊपर आई, फिर नीचे नहीं गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे नहीं गई, और आखिरकार जब नीचे गई तो उसने ब्रेकआउट, ये जो एरिया था ये भी आपको शो किया। मगर अगर वही वाली बात है, अगर आप सेटअप के ऊपर बिलीव रखते हैं तो एक बंदा ऑर्डर ब्लॉक लेने के बाद भी इस पे ट्रेड को कट कर देगा, क्योंकि वो बार बार देख रहा है मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, तो वो ये समझेगा कि ये मार्केट अब ऊपर जाने लगी है। और यही ट्रिक होता है मार्केट मेकर का, वो ट्रेकिंग करता है। फाइनली मार्केट को उसने एंटर किया, और असल कंफर्मेशन जो एंट्री टाइप थी वो ये थी, यहां पे एंटर करने के बाद उसने मार्केट को पूरे तौर पे नीचे उतार दिया। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं आपके साथ साथ इस वक्त डिस्कस कर रहा हूं, ताकि स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से, ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रेटजी को समझ सकें। नेक्स्ट हमारे पास एक और आ रही है कंफर्मेशन की। इसके अंदर एक बड़ा खास पॉइंट है, इसके इम्बैलेंस के अंदर इसमें बहुत बड़ा IMB तैयार हुआ, और उस IMB के अंदर एक खास किस्म की सपोर्ट और रेजिस्टेंस छुपी हुई है जो कि इसमें चल रही है। उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर जो मैक्स कैंडल था, और टाइम फ्रेम के मुताबिक उसका 80% लिया गया और इधर एक बॉक्स को बना दिया गया। ठीक है जी, ये बॉक्स बना दिया गया, इसका 80% ले लिया गया इस पूरे एरिया का, इस रेंज का।
उसके बाद जनाब इसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपको मार्केट का होते हुए नजर आया कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया मार्केट स्ट्रक्चर को। तो अब आपके पास यहाँ पे कंफर्मेशन क्या आई? सबसे पहले आपको एलवी का कंफर्म हो चुका है, तो आपने ऑर्डर ब्लॉक अपना प्लेस कर दिया, मार्केट ने नीचे जाना शुरू किया है, मार्केट ने बीएमएस किया, ये सेकंड कंफर्मेशन। अच्छा, सेकंड कंफर्मेशन के बाद वैसे ही बंदा थोड़ा सा तार्जन हो जाता है कि अब चलो अब तो ऑर्डर ब्लॉक लग ही जाएगा, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड हुआ है। अब आपने ये देखना है कि वो वापसी आएगा एंट्री लेने। एक बार आपने ऑर्डर ब्लॉक लगाया, मार्केट आई नहीं, तो फिर तो वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड तो ना रहा। तो इसलिए ये वो कंफर्मेशन हैं जिनको देख के साथ साथ चलना पड़ता है। और इसके बाद अब हम इसमें मजीद नेक्स्ट एक एग्जांपल देने लगा हूं, और इसमें अब आपको सही मायनों में आगे होता हुआ नजर आ रहा है कि जब मार्केट नीचे गई उसके बाद मार्केट ने वो जो लोग जो रिस्क एंट्री लेते हैं उनके मुताबिक भी जो था ट्रेड दिया और टीपी 1 किया उसने। ठीक है जी। और ये वो एरिया है जहां पे इसको रिस्क एंट्री ली गई, मगर रिस्क एंट्री में देखें यहाँ पे अब दिखाया जा रहा है कि बेसिकली ये वो एरिया था अगर रिस्क एंट्री लेते हैं, मगर अगर आप यहाँ पे रिस्क एंट्री ले रहे हैं तो वो तो वापस जा रही है। तो ये वो एरिया होगा जो आपको फेलियर देगा और आपको ट्रेड कट करनी पड़ेगी। तो इसके बाद कंफर्मेशन एंट्री आ रही है। कंफर्मेशन एंट्री में दोबारा वही वाली बात कि एलबी होते हुए देखा आपने, प्रीवियस इम्बैलेंस है आपके पास, और इधर मार्केट का जो है स्ट्रक्चर वो ब्रेकआउट हो रहा है, आपको सेकंड बीएमएस भी मिल गया। ठीक है जी। और अब बात आती है रिस्क रिवॉर्ड की। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मार्केट में प्रीवियस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा जहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिले, तो फिर इम्बैलेंस कहाँ होगा? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब मैं आपको इसमें बताता हूँ। ये चीज आपकी जो थी, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक का जो साइज है जो पिप्स के अंदर है, उसका जो 1x साइज है वो तकरीबन ये आ गया। जो 1x साइज था, अब मैं इसको इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं कि 1x का जो साइज था वो यहां पे क्या शो कर रहा है? बीएमएस हो। तो नेक्स्ट साइज अब आपको क्या बताएगा कि अब क्या होगा साथ में? इम्बैलेंस। और ये था वो मार्केट का इम्बैलेंस जो कि आईएमबी में आपको देखने को मिला। तो इम्बैलेंस का ये मतलब नहीं है कि प्रीवियस सारे इम्बैलेंस को देखने लग जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। विद इन द मार्केट रहते हुए आपने इन सब फॉर्म्स होते हुए देखना है। जब आपको पता है कि इम्बैलेंस मार्केट के अंदर इस चीज को कहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रही है। ठीक है जी। तो आपको आईएमबी भी मिल गया, इम्बैलेंस भी हो गया। अब आपकी ट्रेड जो है ऑथेंटिक ट्रेड यहाँ पे जो है कंफर्म एंट्री के साथ आप यहाँ पे लेते हैं, जिसमें आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने सेट किए होते हैं और वो चलते हैं। अब नाउ 3 टाइम तो ये हो गया। इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक का जो 3 टाइम होता है वो बेसिकली आपका एक्चुअल ट्रेड होता है, जिसमें आप पहला करते हैं TP1, फिर TP2 और TP3। और नॉर्मली जो मार्केट में आपने देखा होगा अक्सर लोग जो सिग्नल दे रहे होते हैं उसी तरह TP1, TP2, TP3 मेंशन कर रहे होते हैं। लेकिन ऑल ओवर ये पूरी मार्केट एक H4 के ट्रेडिंग चार्ट के अंदर एक खास किस्म का सप्लाई एंड डिमांड का जोन होता है। एक ऐसा जोन होता है जो एक आपने एक खास किस्म की मार्केट की इंटेक्शन को देखा होता है, इधर से मार्केट टच हुई, अब वापस मार्केट इस तरफ जा रही है, तो उसके अंदर आपने क्या किया? अपने ऑर्डर को प्लेस किया। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपने क्या किया? H4 को जो था आपने बिगर टाइम फ्रेम के तौर पे BTF आपने चूज किया। H1 को जो था आपने कंफर्मेशन के लिए चूज किया, जैसे आपने ये सेटअप जो था पूरा H1 पे ढूंढ लिया। अब M15 पे अब आप क्या कर रहे हैं? अपने पार्शियल प्रॉफिट्स लेते जा रहे हैं, अपने ट्रेड्स लगा रहे हैं और पार्शियल प्रॉफिट ले जा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक लगाने का मतलब ये है कि एक ट्रेड का एक्टिव होना, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक वर्चुअल ट्रेडिंग में आप स्क्वायर बॉक्स लगा के भी कर सकते हैं और उसके अंदर के इनर पार्ट्स को आप जो है सेटअप को पार्शियल प्रॉफिट्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, इनके बार बार भी लॉट साइज आप सिलेक्ट करके अपनी ट्रेड्स को ले सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसको इसी तरह समझ लें कि बस ऑर्डर ब्लॉक ही लगेगा और भाई इसी पे दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट अब हम इसमें आगे मजीद देते हैं एग्जांपल्स जो हमें मिलती है। अब ये वो है जो ऑर्डर ब्लॉक को पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर रही है। इस पिक्चर के अंदर मार्केट में बीएमएस होते दिखाया गया है, यानी कि अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऑलरेडी लाजमी सी बात है, पीछे एक प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक था, जो ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे खत्म हुआ है, इस जगह पे। ठीक है जी। अब वो ऑर्डर ब्लॉक के बाद आपको जब बताया गया कि रूल है कि ऑर्डर ब्लॉक से पहले भी एक ऑपोजिट ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो आप एक ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं। अब आपने यहाँ पे एसएल लिया है, ये पॉइंट है, आपने इसका एसएल लिया, यहाँ पे एसएल को चूज किया, ये पॉइंट आपकी एंट्री थी, आपने यहाँ पे एंट्री चूज की। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, अब आप देखें तो ये पॉइंट जो है ये आपकी एंट्री है और ये पॉइंट आपका एसएल है और आपकी मार्केट इसके अंदर ये आएगी।
ठीक है, अब वो यहां पे आके टच करे, इस पॉइंट पे टच करे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, जिस तरह इसने यहां पे टच किया इस जगह पे। ठीक है जी, तो ये तो आपकी एंट्री होगी, लेकिन आपको एक बॉक्स दे दिया ऑर्डर ब्लॉक का। अब इसके अंदर इसकी कैलकुलेशंस को समझना है कि वो किस तरीके से हुआ। जब मार्केट नीचे जाना शुरू हुई तो मार्केट ने पहला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंप्लीट किया, जिसका जिसका साइज है होल सोल, उसका पहला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दूसरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर 2x हो चुका है, और 2x पे आप देखें तो इसके अंदर इम्बैलेंस आना चाहिए, इम्बैलेंस का एरिया आना चाहिए। ठीक है, और तीसरे रिस्क रिवॉर्ड पे जो है मार्केट ने टीपी भी कर दिया है, मगर यहां पे तो हमें मार्केट का जो ब्रेकआउट जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो तो हमें 3x पे मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये पिक्चर H4 की है। और अब आप बात को समझेंगे सही से, जो हम समझाना चाहते हैं, मार्केट के अंदर जो IMB था इम्बैलेंस, वो ये कैंडल है, ये इम्बैलेंस है। और जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ वो ये था, इसके अंदर BMS है। तो अब आपको बात समझ आ गई कि मैं जो समझा चाह रहा था कि अगर आप H4 को देख रहे हैं तो अलग व्यू है, लेकिन H4 के अंदर रहते हुए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आपको ये पूरा पार्ट जो मिलेगा, इसमें आपकी एक कैंडल अगर आप नोट करें तो रिस्क एंट्री की थी, और दूसरी कैंडल होती है वो कंफर्मेशन। ठीक है, और उसके मुताबिक जब आपने किया 1 RR पे आपको BMS मिल गया, सेकंड RR पे आपको IMB मिल गया, और थर्ड पे आपने वैसे ही TP कर लिया। अब आप आ गए बड़े टाइम फ्रेम पे, आपने M15 हटाया, है ये H4, मगर H4 पे रहते हुए ही आपने अब इसको M15 पे कर दिया है। तो M15 के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं, अब बड़े पे तो वो वैसे ही कंफर्मेशन आ रही है। H4 का सेटअप तो भी बहुत लेट है, मगर इस मार्केट के गिरने के अंदर भी उन्होंने इसको ऑर्डर ब्लॉक पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी, अब उसके हिसाब से मार्केट दोबारा ऊपर जाती है, ये आपकी कंफर्मेशन एंट्री थी। अब आप H4 के सेटअप को एंजॉय कर रहे हैं, जो आपका टोटल ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके अंदर अब वही वाली बात आ गई। अब अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो ये आपका LV पॉइंट था जो कंफर्म हुआ। LV पॉइंट के बाद अब ये वो पॉइंट है जो आपका BMS कहलाएगा, नेक्स्ट फॉर दिस वेव, ये जो वेव अभी इस वक्त जो करंटली चल रही है। ठीक है, और इसमें इंबैलेंस क्या कहलाएगा, जो नीचे आ रहा है वो ये पॉइंट पर इसका इंबैलेंस का पॉइंट आ रहा है इस जगह पर। तो ये थी टोटल अब तक की ये पूरी ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको इसके अंदर डिस्कस की है, और इसमें अब हम इसके अंदर अब कुछ चीजें ऐड करने लगे हैं। एक बात बीच में ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बताई गई थी, और वो बात क्या थी, हम उसके ऊपर पहले जाते हैं तो फिर मैं आपको इससे रिलेटेड भी बात सारी समझाऊंगा। जिसमें बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है और वो अबव होगा इक्वल हाई से। इसके अंदर मार्केट ने एम पैटर्न बनाया, और एम पैटर्न को इस तरह वापसी, जिसे कहते हैं कि रीटेस्टिंग के लिए लेके आया, और रीटेस्टिंग में इस तरह की पोजीशन में लेके आया। सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट की एक वेव जब नीचे जाने लगती है तो वो इसी तरह से करती है, जिस तरह अभी ये चीज हो रही है मार्केट में, कि मार्केट में पहले एक एम पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट ने दूसरा एम पैटर्न बनाया। जब मार्केट ने दूसरा एम पैटर्न बनाया वो ये है। अब इसके अंदर इसके इक्वल हाई है, तो इक्वल हाई के अंदर क्या ये मार्केट तीसरा भी एम पैटर्न बना के मजीद नीचे जाएगी? नहीं, सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट इस तरह के पैटर्न बनाती है और एक और पैटर्न बना के दोबारा उठ जाती है। ये क्यों होता है? अगर मैं इसको इलियट वेव के हिसाब से देखूं तो ये सिंपल एक ABC का करेक्शन होता है, A, B और C। अब अगर आप उसके मुताबिक सोचें इस तस्वीर को, तो आपको समझ में ज्यादा आ जाएगी कि मार्केट में एक SSR बनाया गया, वो किस लिए? अब देखें, अब इधर मैंने कोई बात ऐसी नहीं लिखी, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए मुस्तकिल अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि SSR के पॉइंट के दरमियान में जाहिर है कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ ये फ्लिप जोन भी है। तो फ्लिप जोन के अंदर मार्केट ने एक पहला हाई बनाया और एक दूसरा, और ये दोनों हाई इक्वल हैं, तो इनको कहा जाएगा EQH या फिर EQLH। अगर लिख के किसी ने पॉइंट आउट किया है तो आपको समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये किस बारे में बात हो रही है। इट मींस कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाएगी, मार्केट ने ऊपर आना है इस पॉइंट पे एंट्री लेने, इस पॉइंट पे मार्केट एंट्री लेने के लिए आएगी। और उसकी कंफर्मेशन जो मुझे मिली है वो ये है कि यहाँ पे LV होते हुए देख लिया मैंने, LV होने के बाद मार्केट के अंदर जो है इक्वल हाई बना, तो ये भी एक इसका सिग्निफिकेंट क्लू है। अब हम इसको मजीद आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये बात मुकम्मल होती है। जब हमने इसको आगे होके देखा तो पता चला कि मार्केट जो थी उसने आके खास इस एरिया को इंटैक्ट किया, और मार्केट में कंफर्मेशन जो था ऑर्डर ब्लॉक का लग गया। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक चला, ऑर्डर ब्लॉक में ये जो पार्ट था वो BMS था।
और इस पार्ट को मार्केट ने यहां से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में जाहिर है कि मार्केट का स्ट्रक्चर किसी बड़े टाइम फ्रेम का लग रहा है, जो प्रीवियस पिछला भी कुछ नहीं दिखा रहा, क्योंकि अगर छोटा टाइम फ्रेम होगा तो जल्दी मार्केट दिखती है। H4 पे मार्केट या वीकली या मंथली पे देखना इस तरह आसान नहीं होती। तो इसलिए हम यहाँ पे अभी इस बात का अंदाजा लगाना कि इसके 2x रेशियो का IMB हो चुका है, तो वो जरा देखना यहाँ मुश्किल होगा। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे इसलिए लिया जाता है ऑर्डर ब्लॉक्स को, ताकि आसानी से जो है उसके ऊपर ट्रेड कर सके। इससे रिलेटेड कोई भी बात अगर आपको लगता है तो आप इसमें कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं। और इसके अंदर इनवैलिड जो है ऑर्डर ब्लॉक को अब मैं डिस्कस करने लगा हूं। ये लास्ट एग्जांपल है जो मैं अब आपको दे रहा हूं, और इसमें ये है कि लेट्स सपोज मार्केट में आपने इस एरिया को ऑर्डर ब्लॉक समझा। और आपने क्यों समझा, अगर आप इस पॉइंट को गौर से देखें तो ये पॉइंट यहाँ पे बड़ा सा बनाता हूं तो ये M बन रहा है, और M के बाद ये अब ऊपर कंफर्मेशन के लिए आ रहा है। आपने इसको समझा कि ऑर्डर ब्लॉक है, और ये अब मार्केट यहाँ से बाय पे जाएगी। ठीक है, आपने इसको समझा। आपको प्रीवियस भी देखने में कुछ ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे दायरा है, कुछ इम्बैलेंस हुआ हुआ है, IMB है, तो इट मीन्स के मार्केट लाजमी यहाँ से जो है ऑर्डर ब्लॉक लेना चाहिए। तो ये जो पार्ट है ये हमारा सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब ये वॉइड कैसे हुआ, मार्केट में इस तरह के स्ट्रक्चर बनने के बाद अमूमन क्या होता है, स्टॉप हंटिंग का पॉइंट आता है। मार्केट मेकर जो है वो स्टॉप हंटिंग करता है, और जब स्टॉप हंटिंग्स होती हैं उसके बाद असल एम बनता है, यानी कि पहले जो एम था वो छोटा एम था, वो ऊपर आके फिर दोबारा एक एम बना। अब बेसिकली तो ये पूरा एम है। तो जो एम था वो एम बनने के बाद उससे उसको तो नल कर दिया, वो तो आपका वॉइड हो चुका है। लेकिन जो एलबी थी वो उसने शो की, बेसिकली जिस जगह पे आप एलबी समझ लेते हैं वो एलबी ये नहीं थी, वो एलबी ये है। उस एलबी के बाद ये जो पॉइंट है जिसको आप एलबी प्रीवियस समझ रहे थे वो ब्रेकआउट होती है। इससे साफ जाहिर हुआ कि वो एलबी नहीं थी, वो बीएमएस थी। तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर ब्लॉक सीधा हो गया। जो ऑर्डर ब्लॉक आप लेना है, अब देखें ये ऑर्डर ब्लॉक सजेस्ट करने में, इसको एलबी कहने में आपने कोई ट्रेड तो नहीं ली, अभी आपने कंफर्म तो नहीं है, तो इसका मतलब अभी आप बचे हुए हैं। जब उसको वॉइड होते हुए उसने दिखाया तो आपको उसको दिखा दिया कि असल में ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बेयरिश है। और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जब बीएमएस हो गया तो एलबी के बाद BMS हो गया, और BMS के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने दोबारा ऊपर जाके रिस्क एंट्री ली। रिस्क एंट्री लेने के बाद मार्केट नीचे आई, दोबारा ऊपर गई। अब ये जरूरी नहीं होता कि रिस्क एंट्री जो है वो BMS को ब्रेक करे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, या IMB 2x तक पहुंच जाए और उसके बाद, तो ये सम टाइम ऐसा होता है, इसीलिए इसको इसका नाम इसको रिस्क एंट्री दिया गया। और जब मार्केट में कंफर्म एंट्री हुई, CE कंफर्म एंट्री, तो उसके बाद मार्केट ने देखें आपका जो BMS था, जिसको प्रीवियस BMS था, वो थोड़ा प्रीवियस इम्बैलेंस पे आया। इम्बैलेंस के बाद जो है मार्केट को आगे TP1 TP2, ये जो इम्बैलेंस पे आया तो ये TP1 था, ठीक है जी, और उसके बाद TP2 तक मार्केट को ले आया। तो ये था अब तक का टोटल ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड वीडियो, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी बातों को कोशिश की है कि मेंशन किया है और डिटेल किया है। इसके अलावा जो लोग मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फास्ट ट्रैक कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इनकी सबकी डिटेल्स जो है वो मेरी वेबसाइट पे मौजूद है। आप मुझे मेरी जो ईमेल एड्रेस है उस पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, उस पर आप मुझसे चैट कर सकते हैं हैंग आउट पे आके, और फर्दर कोई भी जो फीस से रिलेटेड बात करनी हो वो भी आप उस पर कर सकते हैं। मैंने सारे ऑप्शंस दिए हैं। स्टूडेंट इनरोल होते हैं, जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं वो स्टूडेंट्स के बकायदा सर्टिफिकेट्स भी दिए जा रहे हैं, और उनको जो है उनके ऊपर भी वीडियोस यूट्यूब में मौजूद है। और मजीद अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसके नीचे जो है मुझे कमेंट बॉक्स में शो करते हैं। हम तकरीबन डेली लाइव भी हो रहे हैं, मैं इसी वीडियो से रिलेटेड वो बात भी बता रहा हूँ, और तकरीबन लाइव हम ट्रेडिंग भी करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मैं सिग्नल्स बिल्कुल भी नहीं देता। मेरी बिल्कुल कोशिश ये होती है कि मैं सिग्नल्स दूं, मैं आइडिया देता हूं, आइडिया के मुताबिक आइडिया गुड होता है तो ट्रेड होती है, नहीं होता तो ट्रेड नहीं होती। तो इसके अलावा अगर कोई आप नई वीडियो देखना चाहते हैं या कोई चीज के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। हम मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।